नमस्कार। द्वितीय विश्व इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में इतिहास में हम जिस पॉइंट को पढ़ रहे थे वो था अलीगढ़ आंदोलन, और अब हम लोग लेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। अक्टूबर 1906 के मुस्लिम शिष्टमंडल का संगठन एक राजनीतिक दल के गठन का पूर्वाभ्यास था। भारत की राजनीति में इसे सुखद विकास समझा गया और ब्रिटिश नौकरशाही वर्ग में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह प्रथम अवसर था जब वायसराय के निमंत्रण पर भारत के विभिन्न भागों के मुसलमान शिमला में एकत्रित हुए, और जब वापस वे अपने अपने घर लौटे तो वे पूरे राजनीतिज्ञ बन चुके थे और अलीगढ़ की राजनीति को सारे देश में फैलाने का जिम्मा लेकर लौटे थे। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के सुझाव पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम नेताओं की एक सभा आयोजित की गई। सलीमुल्लाह ने मुसलमानों के अलग राजनीतिक संगठन की योजना पेश करते हुए स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना और मुसलमानों के अधिकारों और स्वार्थों की रक्षा करना है। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां का औपचारिक प्रस्ताव था कि मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए और उसके लिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा आयोजित की गई। नवाब वकार उल मुल्क उस सभा के सभापति चुने गए। ठीक उसी दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। इस लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनाई गई, जिसके संयुक्त सचिव मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें पहला था ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में निष्ठा की भावना पैदा करना और किसी भी योजना के संबंध में मुसलमानों के प्रति होने वाली सरकारी कुधारणाओं को दूर करना। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं तथा उच्च आकांक्षाओं को संयत भाषा में सरकार के सामने रखना। तीसरा, जहाँ तक हो सके उक्त उद्देश्यों को यथासंभव बिना हानि पहुँचाए मुसलमानों तथा भारत के अन्य समाजों में मित्रतापूर्ण भावना उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था की गई। आगा खां के पास पहले से ही इतने काम थे कि जब उन्हें अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो उन्होंने लीग के अध्यक्ष के नाते कार्यालय का दैनिक कार्य देखने का समय नहीं मिलने की बात की गई, उनके द्वारा की गई। इसलिए लीग के हर वार्षिक अधिवेशन में एक कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता था। लीग के उद्देश्यों से स्पष्ट है कि लीग के नेता भारत के मुसलमानों में अपने देश के प्रति नहीं बल्कि अंग्रेजों के प्रति वफादारी की भावना बढ़ाने चाहते थे। वे भारत के निवासियों के साथ नहीं अपितु अंग्रेजों के साथ एकता कायम करना चाहते थे। इस प्रकार जो लीग की स्थापना हुई उसके बाद 1911 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव के कारण, जिसमें बाल्कन युद्ध, तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन सम्मिलित थे, भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ गई। 1913 में मुस्लिम लीग ने अपने संविधान में संशोधित करके अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना सुनिश्चित किया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही अलग अलग करने की उनके द्वारा बहुत कोशिश की गई, क्योंकि ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी हालत में एक हों। 1911 के बाद लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। उधर कांग्रेस भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुसलमानों का सहयोग चाहती थी। फलस्वरूप 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समझौते की दो मुख्य बातें थीं। पहला, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस की तरह भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की मांग की, और दूसरा, महत्वपूर्ण अल्पमत वालों खासकर मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की प्रथा को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और विभिन्न प्रांतों में उसके अनुपात को भी मान लिया। यह अनुपात था पंजाब में 50%, संयुक्त प्रांत में 30%, बंगाल में 40%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15%, मद्रास में 15% और मुंबई में 43%। लखनऊ समझौते के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए देश में सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और तुर्की इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था।
भारतीय मुसलमानों को आशंका थी कि यदि तुर्की युद्ध में हार गया तो तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया जाएगा तथा खलीफा की शक्तियां भी समाप्त कर दी जाएगी। अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी ने मुसलमानों को सरकार से असहयोग करने की बात गांधी जी द्वारा की गई। मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहयोग दिया और कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का। इस प्रकार दोनों आंदोलन मिलकर एक हो गए। किंतु जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण 1922 में अचानक से अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब मुसलमानों ने गांधी जी को इसके बारे में की आलोचना की और लखनऊ समझौते से स्थापित सांप्रदायिक एकता पुनः नष्ट हो गई, क्योंकि उनको ये लगता था कि इस आंदोलन के द्वारा ही हम अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी बात कह पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो लखनऊ समझौता था, जिसने एक सांप्रदायिक एकता की शुरुआत की थी, वो खिलाफत आंदोलन के ख़त्म होते होते, या यूँ कहना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने के कारण वो सांप्रदायिक एकता जो है वो पुनः नष्ट हो गई। धन्यवाद।